नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए 5 सीटों के लिए चुनाव होने हैं और विधानसभा के अंक गणित के हिसाब से इन 5 सीटों में से 4 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी को जाएंगी, जबकि 1 सीट जो है कांग्रेस पार्टी को जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने एल मुरुगन, केंद्रीय राज्य मंत्री जो कि तमिलनाडु से हैं, और उमेश नाथ महाराज जी जो उज्जैन से हैं, माया नरोलिया जी जो है भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष है, और बंसीलाल गुर्जर जी जो है जो कि किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, इनको अपना राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। जबकि कांग्रेस पार्टी ने दूसरी तरफ अशोक सिंह जो कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं और पूर्व में एपेक्स बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं, उनको राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। अशोक सिंह इससे पहले, वैसे ये ग्वालियर इलाके से आते हैं और इससे पहले कई चुनाव ये लड़ चुके हैं, लेकिन ये जीते कोई चुनाव नहीं है। और जो कांग्रेस पार्टी की जो एकमात्र सीट जो कांग्रेस पार्टी को मिलनी थी या मिलनी है, उसके लिए काफी कांग्रेस पार्टी में खींचतान चल रही थी। एक समय था जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी नाम चल रहा था, यह कहा जा रहा था कि वो भी राज्यसभा जाना चाहते हैं। अरुण यादव पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनका भी नाम चला। कांग्रेस पार्टी के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उनका भी नाम चला। मीनाक्षी नटराजन का भी नाम चला। लेकिन अंत में जो है बाजी अशोक सिंह मार गए, जिनका दूर दूर तक कहीं कोई नाम नहीं था। तो अब सवाल यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवार उतारे हैं, इसके पीछे क्या राजनीतिक गणित है, और इसको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट देशदीप सक्सेना। सक्सेना जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी से ही करते हैं। अशोक सिंह जो है सिंधिया का जो गढ़ माना जाता है ग्वालियर, और सिंधिया जी जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वहां से अशोक सिंह जी को उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व में बहुत सारे चुनाव, ये कई चुनाव लड़े हैं और जीते कभी नहीं है। क्या गणित है कांग्रेस पार्टी का? कोई गणित है भी या नहीं है? देखिए, पूरा गणित है अशोक सिंह जी का। अशोक सिंह जी एक बहुत ही पर्दे के पीछे से काम करने वाले कांग्रेस के नेता हैं और पिछले बहुत समय से कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, रॉक लाइक सपोर्ट। अब आप मतलब आप भी सरप्राइज होंगे कैसे वो उनके अपने जो रिसोर्सेस हैं, एक तो उससे कर रहे हैं। दूसरा, शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि वो अशोक सिंह यादव हैं। अब जब मैंने ये बोल दिया कि यादव हैं तो फिर तो मतलब ओबीसी गुज्जर समझते थे। नहीं, अशोक सिंह यादव हैं वो, और ये समय ओबीसी पॉलिटिक्स का है। तो कांग्रेस ने एक यादव को टिकट दिया है। देशदीप जी, मैं थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। रिसोर्सफुल हैं और यादव को टिकट दिया। वैसे तो मध्य प्रदेश से एक और अभी यादव मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इससे पहले भी एक यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं जिनका नाम था बाबूलाल गौर, लेकिन उनके नाम में यादव नहीं जुड़ा हुआ था। उसी तरीके से अशोक सिंह जी के नाम के साथ भी यादव नहीं जुड़ा हुआ है। यादव अगर किसी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, जिनको यादव समाज में या ओबीसी का नेता माना जाता है, वो अरुण यादव हैं मध्य प्रदेश में। तो ये दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं अशोक सिंह जी। अब अरुण यादव को ना बना के, कमलनाथ को ना बना के, जीतू पटवारी को ना बना के अशोक सिंह, जो आप कह रहे हैं कि पीछे से सपोर्ट करते थे, क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपनी पॉलिटिक्स को एक्सपैंड करने के लिए उसका कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल मिलेगा। देखिए बहुत फर्क है अरुण यादव और अशोक यादव में। अरुण यादव जी का जो पूरा, आप पहले व्यक्ति जो यादव बोल रहे हैं उनको, बाकी अशोक सिंह ही बोलते हैं। अरुण यादव जी का जो टोटल क्लेम टू फेम ये है कि वो सुभाष यादव जी के पुत्र हैं, और उस कारण उनको नहीं, वो चुनाव भी लड़े हैं, जीते भी हैं, लोकसभा भी चुनाव जीते हैं, अध्यक्ष भी रहे। आप ये बात ठुकरा नहीं सकते देशदीप जी। अभी 5 साल तक कमलनाथ जी अध्यक्ष रहे और ये रिवेंज का चुनाव था, उनकी सरकार धोखे से गिराई गई थी, उसके बाद वो चुनाव हारे हैं। कमलनाथ सिर्फ पिछले 2018 में जो चुनाव हुए थे उससे 6 महीने पहले यहाँ पे अध्यक्ष बना के भेजे गए थे, और उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जो राजनीति हो रही थी वो आपने देखी। तो कुछ श्रेय तो 2018 की विक्ट्री का अरुण यादव को भी मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो आप ये नहीं कह सकते कि उनका ओनली क्लेम टू फेम है इसके, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, सुभाष यादव के बेटे हैं, इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन उनका जो ज्यादा जो क्लेम टू फेम है वो उनके पिताजी से आता है। उसके बाद उन्होंने उनकी जो राजनीतिक यात्रा जारी रही, पीसीसी के अध्यक्ष रहे, उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश भर का दौरा किया। लेकिन जब हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं बिटवीन
अरुण यादव, कमलनाथ, तो मतलब भले ही वो 2018 में आए, 6 महीने पहले आए, लेकिन कमलनाथ है। कमलनाथ से इनकार नहीं करा जा सकता। देश सबसे पहले चुनाव लड़े, रिजल्ट में देखना पड़ेगा ना आपको। अब कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़े, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव 2018 में हुआ। उससे पहले जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को रिवाइव किया गया वो अरुण यादव और दीपक बावरिया की लीडरशिप के तहत हुआ। और उसके बाद फाइनल मतलब ये रिले रेस जो होती है उसमें फाइनल लैप में दौड़ने के लिए कमलनाथ आ गए। उनको हम डिनाई नहीं करें, लेकिन कहीं से उनके ये नहीं कह रहे हैं कि अरुण यादव जी कहीं से कहीं कमजोर हैं, लेकिन हम जब आगे की राजनीति देखते हैं कि आज अशोक सिंह जी को क्यों बनाया गया, उसके कारण है कि देखिए जो पीसीसी अध्यक्ष कहां से है, मालवा निमाड़ से जी, ठीक है, और जो लीडर ऑफ अपोजिशन कहां से हैं, वो भी मालवा निमाड़ से। तो अच्छा, वहां रीजन के बजाय अब इनका अशोक सिंह जी के साथ 3 चीजें जाती हैं। एक ग्वालियर चंबल से आते हैं, जहां अभी भी 16 सीटें कांग्रेस को मिली है, देखिए इस आंधी के बाद भी। दूसरा वो यादव हैं, और तीसरा उन्होंने कांग्रेस को पिछले 10 साल से लगातार सपोर्ट कर रहे हैं पर्दे के पीछे। कितने चुनाव लड़े और जीते हैं अभी तक वो? देखिए, चुनाव लड़ना जीतना आज की तारीख में अलग बात है। आज की तारीख में कास्ट पॉलिटिक्स चल रही है, कास्ट पॉलिटिक्स का हिस्सा है वो। कांग्रेस भी चाहती है कि ओबीसी को हम करें, क्या यादव को क्या देशदीप, मैं टू बी द डेविल्स एडवोकेट फिर से आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कांग्रेस के पास अशोक सिंह से बेहतर कोई ओबीसी या यादव चेहरा नहीं था? देखिए, ये तो कांग्रेस बता सकती है कि उनके पास बेहतर चेहरा था कि नहीं था। खींचतान मच रही थी। ये भी माना जाता है कि जो अभी जो पीसीसी अध्यक्ष हैं और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वर्सेस 2 जो उनके टॉप 2 दिग्गज नेता हैं, कमलनाथ वर्सेस दिग्विजय सिंह, ये भी मीडिया में खबरें आ रही थी, लेकिन वो सब अपनी जगह है। आज की तारीख में फाइनल रिजल्ट यह है कि कांग्रेस ने अशोक सिंह को टिकट दिया है, जो कि राज्यसभा से कांग्रेस के नॉमिनी रहेंगे, और वो कास्ट पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। यादव सरनेम का उनको। अच्छा, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, एज अ जर्नलिस्ट जिन्होंने मध्य प्रदेश में पिछले 30-40 साल से काम किया है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अशोक सिंह राज्यसभा में कितनी मुखर आवाज बनकर आएंगे सामने? आपने कभी उनका भाषण सुना होगा, या किस तरह का वो व्यक्तित्व है, उनके बारे में क्या कहा? देखिए, उन्होंने बहुत ग्वालियर चंबल से चुनाव लड़े हैं, बहुत ही नजदीकी से चुनाव हारे हैं वो, और अब ये तो भविष्य बताएगा कि राज्यसभा में वो कितने बलबूते से आवाज उठाते हैं। लेकिन देखिए, उनकी सीनियोरिटी पे सवाल नहीं उठाया जा सकता, भले उन्होंने चुनाव नहीं जीत पाए हों, लेकिन कांग्रेस के पास आज की तारीख में सिंधिया जी को वहां पे चैलेंज करना, ग्वालियर चंबल को रिप्रेजेंट करना और एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना, ये आज उनका जो कांग्रेस पार्टी ने एक पिछले जो अभी जो जिनका टेन्योर खत्म हो रहा है, राजमणि पटेल, उनको भी कैंडिडेट उतारा था, तो वो भी ऑब्लिवियन से आए थे, मतलब ज्यादा उनको लोग जानते नहीं थे। कम्युनिटी कास्ट पॉलिटिक्स से अभी आप जब हम बीजेपी के बारे में बात करेंगे तो उनके जो सारे के सारे लीडर्स हैं उनको कोई भी नहीं जानता, वो भी सब कास्ट पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अभी आप जब बात करेंगे देखिए, बीजेपी की तरफ जाने से पहले मैं आपसे फिर से ये पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ जी का नाम चल रहा था जी। कमलनाथ कास्ट पॉलिटिक्स में आपने कहा फिट नहीं बैठते, या जो भी कारण उनको नहीं दिया गया। कमलनाथ एक सीनियर लीडर हैं, और जैसे आपने कहा कि बहुत सारे चुनाव वो जीते हैं, और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के अभी वर्तमान में उनके बेटे जो हैं सांसद हैं, और खुद मात्र विधायक है। क्या कांग्रेस पार्टी को कमलनाथ को राज्यसभा भेज के कुछ अधिक फायदा नहीं हो सकता था बनिस्बत अशोक सिंह के, या कुछ और राजनीति यहाँ पे? अगेन ये कांग्रेस बता सकती है कि फायदा पहुंचता कि नहीं पहुंचता, लेकिन कमलनाथ जी ने खुद इनकार किया कि वो उसके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं है। ही हैड नॉट गिवन इवन ए थॉट कि मेरे को राज्यसभा में जाना है, और पिछले इतने सालों से लोकसभा में रहे हैं कि वो मुझे नहीं लगता कि उनको राज्यसभा में जाते हैं। वो तो बोलने के लिए बातें हैं देशदीप जी, जाना तो चाहते थे। और डिनर डिप्लोमेसी भी चली है भोपाल में, खूब लॉबिंग बॉबिंग भी, और एक बात तो ये भी कही जा रही है कि अगर उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया तो हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लें, ऐसी भी चर्चाएं हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है, वक्त बताएगा। लेकिन खैर, बीजेपी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन, जो कि तमिलनाडु से आते हैं, उनको मध्य प्रदेश से उतारा है राज्यसभा में। कांग्रेस ने भी बहुत सारी, जैसे अभिषेक मनु सिंह को हिमाचल से उतारा, सोनिया गांधी राजस्थान से लड़ रही है, तो बहुत उधर से लड़ रही है। लेकिन ये विद्यार्थी परिषद के नेता रहे हैं, और तमिलनाडु की जो भारतीय जनता की
50-50 की पॉलिटिक्स है उसको एस्टैब्लिश करने का एक उनका ये तरीका है और राज्यसभा में भेजा जा रहा है। दूसरे उमेश नाथ महाराज जो है उज्जैन से हैं, वो किसी अखाड़े के पीठाधीश हैं। माया नरोलिया जी जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष है महिला मोर्चा की, और बंसीलाल गुर्जर जी जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के। ये जो चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये भी पूरा कास्ट पॉलिटिक्स है। और आप एक चीज समझने की कोशिश करिए हेमंत जी, इसके पहले कि अपन इसमें आगे बढ़े, कि ये आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, ये टिकट दिए गए हैं। अब जैसे मुरुगन जी, किसी ना किसी तरीके से बीजेपी दक्षिण भारत में अपने पांव जमाना चाहती है, तो हम को साफ दिख रहा है कि ये मुरुगन जी को टिकट देने का मतलब ये है। दूसरे हमारे जो माया नरोलिया जी हैं, ये होशंगाबाद से आती हैं, महिला हैं, महिला पॉलिटिक्स की बात भी चल रही है। और दूसरा ये जाट है। अच्छा, ये भी जाट है। तो जब ये जाट है तो आज अभी किसान आंदोलन हम देख रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है। तो जाटों की राजनीति को साधने के लिए इनको टिकट दिया गया है। फिर दूसरे उमेश जी हैं जो कि एक सैफरन क्लैड साधु हैं, वाल्मीकि समाज से आते हैं, उज्जैन के हैं। तो इसमें बीजेपी का जो सैफरन एजेंडा है और वाल्मीकि समाज है, वो पॉलिटिक्स दिखाई देती है। तो ये जितने भी टिकट दिए गए हैं इसमें कास्टों को, मतलब अलग अलग जातियों को साधा गया है और सीधी निगाह दोनों पार्टियों की आने वाले लोकसभा चुनावों पर। अच्छा देशदीप जी, मैं फिर से एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि एज कॉमन मैन अगर कोई देखता है तो क्या कोई इम्पैक्ट पड़ता है कम्युनिटी के ऊपर, जो जाट वोटर्स हैं? क्या ये माया नरोलिया के राज्यसभा में जाने से या होशंगाबाद से है और अशोक सिंह के राज्यसभा में जाने से क्या यादव समाज का वोट कांग्रेस की तरफ टिल्ट होगा, या जाट समाज जो कम है उस रीजन में क्या माया नरोलिया के जाने से वहां पहुंचेगा, या क्या मुर्गुन जो केंद्र में राज्य मंत्री हैं क्या उनके राज्यसभा में जाने से तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी एस्टेब्लिश हो जाएगी? क्या ऐसा होता है? ये मैं पिछले बहुत दिनों से समझने की कोशिश कर रहा हूं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो पार्टी के जो अपने मित्र हैं उनसे बात करता रहता हूं। तो एक बड़ी अच्छी बात सामने है कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री में एक कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है हिट फिल्म बनाने का, तो अलग अलग टोटके अपनाते रहते हैं, एक सारे एलिमेंट्स डालते हैं वो। ऐसे ही नेताओं ने भी क्या करना शुरू कर दिया, पॉलिटिकल पार्टीज ने, उनके भी ये टोटके हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात होगी और अजीब लगता है सुनने में कि एक जाट महिला होशंगाबाद के डिस्टेंट विलेज की, जिसको कोई जानता नहीं था कल, क्या जिनको आपको बताना पड़ रहा है कि वो जाट है। देखिए क्या उनके कारण जो उत्तर भारत के जो जाट हैं हरियाणा के, क्या वो खुश हो जाएंगे और बीजेपी को वोट दे देंगे? ऐसा थोड़ा सा या हम अशोक सिंह जी को अगर जिनको पता ही नहीं है कि यादव रहेंगे तो वो यादव, जिनको बिहार और यूपी के यादव देंगे, तो क्या वो खुश हो जाएंगे? लेकिन ये टोटके हैं राजनीति के और इनके जरिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सोचती है कि हमने कास्ट इक्वेशंस को साध लिया है जिससे कि हमको चुनाव में आगे फायदा मिल सकता है और तो, जो हमारी चुनाव की वैतरणी है वो इससे तो कोशिश यही हो रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही दलों की तरफ से कि राजनीतिक गणित जो है इस तरह से बिठाया जाए कि लोकसभा में कुछ फायदा हो। लेकिन कितना फायदा होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जैसा देशदीप बता रहे थे कि ये हिट एंड ट्रायल मेथड जो है अडॉप्ट किया जा रहा है कि कोई ना कोई तो फॉर्मूला सक्सेसफुल होगा ही। एमपी राउंडअप पे आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।